अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने लगे हैं। चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये क्या होती है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो तवज्जो दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले तो ये लफ्ज़ एटॉमिक की इंजीनियरिंग करते हैं कि ये क्या बोलता है। तो एटॉमिक लफ्ज़ की इंजीनियरिंग करने के लिए ना सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एटम क्या होता है, और एटम समझने के लिए आपको ना एक कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले ना आप लोग समझिए कि मैटर यानी मादा क्या होता है। तो आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैटर यानी मादा क्या होता है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर की दो खसूसियात हैं। एक, उसके पास वजन होता है यानी मैस होता है, और दूसरी बात वो जगह घेरता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑक्यूपाई स्पेस। तो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैटर। यानी आपके इर्द गिर्द हर जो चीज़ है ना जो नज़र आती है ऑलमोस्ट वो मैटर है। जैसे ये पेन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये पेन का कुछ वजन भी है और ये मेरे हाथ में इस तरह से कुछ जगह भी घेरता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मैटर है। इसी तरह यहाँ पर माउस और ये लैपटॉप पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये वजन भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं, तो मैं इन सबको क्या बोल सकता हूँ, मैटर बोल सकता हूँ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है ना वो है एटम का। तो मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब ना इंसानियत ने या इंसानों ने इस कायनात में गौर व फिक्र करना शुरू किया, तो वो सोचने लगे कि क्या मैटर फर्दर छोटे पार्टिकल या छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया है। ये स्क्वायर नहीं है, इमेजिन कर लें कि ये एक दीवार है, और आप जानते हैं कि दीवार में बहुत सारी ईंटें पाई जाती हैं। तो ये दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें पाई जा रही हैं। अब तवज्जो दीजिएगा, तो ये जो दीवार है असल में इस दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो दीवार है यानी ये जो वॉल है असल में इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इसको बनाने वाला ब्लॉक पार्टिकल वो ईंट है, और ईंट को अंग्रेजी जुबान में बोलते हैं ब्रिक। बात समझ में आती है। तो जो इंसान है ना उसने जब कायनात के अंदर गौर व फिक्र करना शुरू किया तो उसने देखा कि ये जो मैटर है, उसने सवाल करना शुरू किया कि क्या क्या ये मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जिस तरह अगर आप इस दीवार को देखें तो ये दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। तो इंसान ने ऐसे ही सोचना शुरू किया कि आया कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, क्या मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो फिर इसको सोचते सोचते एक बंदा था, और उस बंदे का नाम था डिमोक्रिटस। डिमोक्रिटस, आप इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। डिमोक्रिटस भी लिखा हुआ है कई जगह, तो कई जगह डिमोक्रिटस। आप इसको अपनी मर्जी से जो मर्जी कह दें, वो मर चुका है, वो गुस्सा करेगा ही नहीं। बेशक इसको पाफरीदा कह लें, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो डिमोक्रिटस जो था ना ये ग्रीक फिलोसफर था। डिमोक्रिटस कौन था भाई? तो डिमोक्रिटस जो था ये आपके चाचे का पुत्र नहीं था। ही वाज अ ग्रीक फिलोसफर। कैसा फिलोसफर था? बड़ा प्यारा फिलोसफर था। बड़ा प्यारा नहीं था भाई, ग्रीक फिलोसफर था। कैसा फिलोसफर था? ग्रीक। बात समझ में आ रही है ना? उस टाइम में ग्रीक एक इलाके का नाम था, अब नहीं है ये। अच्छा, तो ग्रीक फिलोसफर था डिमोक्रिटस, और सन था 585 एडी, सॉरी बीसी। तो 585 बीसी, बीसी का मतलब समझते हैं हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। तो जो डिमोक्रिटस है वो इतना पुराना बुढ़ा बाबा है। 585 बीसी, हजरत ईसा से भी 585 साल पहले पैदा हुआ है। इसने ना इसके जहन में एक लफ्ज आया, और वो लफ्ज था एटमोस। इसने एवं ही एक लफ्ज बोल दिया, एवं शैवं, और वो लफ्ज क्या था? एटमोस। क्या लफ्ज था भाई? बोले ना एटमोस। क्या लफ्ज था? एटमोस। अब ये लफ्ज कहता क्या है? तो जो डिमोक्रिटस पाजी थे उन्होंने कहा कि एटमोस जो है ना इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो एटमोस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो मैटर के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल पाया जाता है उसको मेरे डिमोक्रिटस भाईजान ने क्या बोला था? एटमोस। अच्छा, अब ये एटमोस ग्रीक भाषा का लफ्ज है। ये मैंने अभी आपको बताया कि डिमोक्रिटस वाला ग्रीक फिलोसफर, तो एटमोस भी एक ग्रीक भाषा का लफ्ज है। अच्छा, अगर मैं इसको अंग्रेजी जुबान में ट्रांसलेट करूँ ना तो इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको तकसीम ना किया जा सके। अब ना जरा तवज्जो देना, 2 मिनट के लिए मेरी बात प्लीज, 2 मिनट जरा सुनिएगा। तो ये जो डेमोक्रेटस था ये ग्रीक फिलोसफर था। इसके दिन में एक लफ्ज आया एटमोस। कैसा लफ्ज आया भाई? बोले एटमोस। इसने कहा कि एटमोस जो है ना वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी मैटर। जरा ध्यान करो, ये दीवार नजर आ रही है आप लोगों को? मैंने अभी आपके सामने ये यहाँ पर दीवार बनाई हुई है, और ये दीवार का सबसे छोटा पुर्जा
सबसे छोटा पुर्जा ईंट है, ईंट से छोटा पुर्जा नहीं अभी और रोड़ा नहीं है, ईंट ही है बस। तो जो डेमोक्रिटस था ना वो भी ऐसा ही समझता, वो कहता था कि हर मैटर में आग, अलमारी, सॉलिड, लिक्विड, बर्फ, कुछ भी मैटर होना चाहिए, वो बना है एटमोस से। किससे बना है? एटमोस से। और एटमोस भी ईंट की तरह इंडिविजिबल है, यानी एटमोस से छोटा पुर्जा मैटर के अंदर पाया नहीं जाता। यानी एक मैटर के अंदर सबसे छोटा पुर्जा जो पाया जाता है ना उसको बोलते हैं एटमोस। एटमोस, एटम, इससे छोटा पुर्जा मैटर में नहीं होता। ये कौन कहता था? डेमोक्रिटस कहता था। तो अब आपको समझ में आ गई कि डेमोक्रिटस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था एटम से। बहरहाल आगे चलते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। क्या मुझे बताएं कि इनडिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट ठीक है फिर? तो आज हमें साइंस ने बताया कि नहीं, ये जो इनडिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट हमें डेमोक्रिटस ने दिया था ना उसका वहम था, वो गलत है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? अब तवज्जो दीजिएगा कि सही कॉन्सेप्ट क्या है। तो सही कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होते हैं इस तरह से, ऐसे। तो ये जो बिल्कुल सेंटर में आपके पास डॉट पाया जा रहा है ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और आप ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस में दो तरह के खानदान पाए जाते हैं, एक है चंगड़ों का जिसको प्रोटॉन्स बोलते हैं, और एक है मरासियों का जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। तो मान लें कि एटम एक शहर है। एटम क्या है भाई? शहर है। सुन लेना, एटम एक शहर है, और शहर के अंदर एक शहर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो तरह के रिहायशी रहते हैं, नंबर 1 प्रोटॉन और नंबर 2 न्यूट्रॉन। और इसके इर्द गिर्द जो अवाम घूम रही है गाड़ियों में उनको बोलते हैं आवारा गर्द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, व्हाट आर दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि क्या एटम इंडिविजिबल है? नहीं। देखो, डेमोक्रिटस कहता था कि इस कायनात के अंदर जितना भी मैटर है उसका सबसे छोटा पुर्जा एटम है। लेकिन अभी मैंने आपके सामने एक प्यारे से एटम का स्ट्रक्चर बनाया, और उसमें अगर आप देखें तो एटम के अंदर तो और भी छोटे छोटे पुर्जे पाए जाते हैं। एटम के अंदर तो एक छोटा पुर्जा न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर तो आगे से भी छोटे छोटे पुर्जे हैं जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। और इसके अलावा एक और तरह का पुर्जा पाया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी एटम इंडिविजिबल नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये किसी सूरत भी सही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 585 साल कबल मसीह, हजरत ईसा के पैदा होने से भी 585 साल पहले दिया गया था, तो इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट को हम इतना बुरा भी नहीं कह सकते कि बहुत पुराना है, उस बंदे ने ये सोच लिया, यही बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो लोग जो है ना वो थोड़ा भी नहीं सोच सकते। बहरहाल, तो मुझे उम्मीद है कि एटम के बारे में तो आपको कुछ समझ में आ गई होंगी बातें। बहरहाल, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है हमारे लॉर्ड पुनीत स्टार, लॉर्ड रदरफोर्ड। कौन है जी? लॉर्ड रदरफोर्ड। क्या सोच के इतना मुश्किल नाम रखा है इसके माँ बाप। तो जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया है किसने? ये देखो, उल्टी लाइन लगी, फिटे में उल्टी लाइन, माशाल्लाह रेस भी नहीं हो रही। तो जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में। और आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो थोड़ी सी केमिस्ट्री तो याद होगी। तो जो आप लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा था, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और उस एक्सपेरिमेंट को बोलते थे, माशाल्लाह, तो आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में एक जो है ना वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसको बोलते थे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ही असल में रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर करके दिया था हमारे बच्चों? न्यूक्लियस डिस्कवर करके दिया था। तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला छपड़ी कौन था? लॉर्ड रदरफोर्ड। बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट साइंसदान थे। तो ये सारा कुछ था एटम के बारे में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को, बड़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। माशाल्लाह लाइन सीधी नहीं लगती, कैसी बात है। तो अब चलते हैं न्यूक्लियर, माशा दुआ किया करेंगे मेरी लाइनें सीधी हो जाए। तो अब हम चलते हैं जी न्यूक्लियर फिजिक्स के। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? अब जरा तवज्जो से समझनी है कॉन्सेप्ट्स को।
जी। तो अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है भाई, किसी भी एटम का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है ना, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसके अंदर दो तरह के अफराद रहते हैं, एक मरासी और दूसरे चंगड़। तो आप यहां पर लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड आ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर कुल कितनी तरह के पार्टिकल्स होंगे, दो तरह के पार्टिकल्स होंगे। और वो कौन कौन से हैं प्यारे से पार्टिकल्स, तो जरा तवज्जो दीजिएगा। एक को बोला जाता है प्रोटॉन यानी मरासी, और एक को बोला जाता है चंगड़ यानी न्यूट्रॉन। तो एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की प्रजाति पाई जाती है भाई। कितनी तरह की, दो तरह की। एक को बोलते हैं प्रोटॉन और दूसरे को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस होता क्या, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। तो अगर यहाँ पर मैं एक प्यारा सा एटम बना के आपको दिखाऊं, तो एटम के बिल्कुल सेंटर में मैंने भी आपको बताया कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और साइड पर पाए जाते हैं आवारा गर्द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं। तो ये एक ऑर्बिट आ गया, इसको ऑर्बिट बोलेंगे, ये भूलना नहीं है आपने। और इसके अंदर पाए जाते हैं आवारा गर्द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एक एटम। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में जैसा बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये देखेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में जो चीज पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो डेफिनेशन में भी मैंने यही बात की है कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। ये देखें, तो मैंने बात की हुई है कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बहरहाल, तो अगर मैं इस न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके देखना चाहूँ कि ये न्यूक्लियस बड़ा होकर कैसा दिखता है, तो मैंने अभी बताया इसमें दो तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल मौजूद हैं, और इस तरह से कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिन पे कोई चार्ज ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे हैं जिन पे प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और कुछ ऐसे हैं जिन पे कोई चार्ज ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे जिन पे पॉजिटिव चार्ज, और कुछ ऐसे जिन पे कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे जिन पर पॉजिटिव चार्ज, और कुछ ऐसे जिन पर कुछ भी नहीं है, ना लाइक ना होते। तो ये आपके पास, अगर मैं एक न्यूक्लियस को बढ़ा करके देखूं तो उसमें ऐसा दिखता है मुझे, यानी उसके अंदर मुझे पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन्स नजर आते हैं। ये देखें जी, ये पॉजिटिव चार्ज वाले मेरे पास क्या है, प्रोटॉन्स। और उसके अंदर बगैर किसी चार्ज के मुझे क्या नजर आते हैं, न्यूट्रॉन्स नजर आते हैं। तो पहली बात आप लोगों ने ये बात याद रख लेनी है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा कि जो प्रोटॉन है उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात आप लोगों ने याद रख देनी है। और जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं कह सकता हूँ इट इज न्यूट्रल। बात समझ में आ गई। और न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ नो चार्ज। चलिए, तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस को पढ़ने का क्या फायदा है, तो मैंने भी आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो आज का चैप्टर है, दैट चैप्टर इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो एटम के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बातें जो है ना वो क्लियर हो गई होंगी। अब आगे की तरफ चलते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो अब मैं नाच तो सकता नहीं हूं, तो फिर दोबारा कर। बहरहाल, तो जरा देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ अपने प्यारे से बच्चों के लिए। तो जरा देखिएगा, आपके पास जो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके लिए रिवाइज करना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर, सर 9वीं की केमिस्ट्री में पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, याद नहीं आ रहा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, पहली बात तो आपने याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं जी से। तो ये बात तो अपने ज़हन में बिठा लेना कि एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर किया जाता है, जी से। ये जी को देखो लकवा हो गया, तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। पहली बात आपने ये याद रखनी है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा तवज्जो दीजिएगा, बड़ी ही आसान बात है। तो एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। मिसाल के तौर पर आपके पास हाइड्रोजन 1 तो 1 हाइड्रोजन का मतलब है इसमें एक प्रोटॉन। इस हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, एक। तो इसका एटॉमिक नंबर जी इसके बराबर होगा 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, मैं आपको ना एक मजेदार बात बता देता हूँ यहाँ पर।
वैसे आमतौर पर बताई नहीं जाती, लेकिन मैं बता देता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो एटॉमिक नंबर ढूंढने वाले शख्स का नाम था एच मोजले, ठीक है ना। ये आप पहले भी सुन चुके हैं, ये वही बंदा है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, एच मोस्ले। तो एच मोस्ले ने एटॉमिक नंबर ढूंढा था। बहरहाल एटॉमिक नंबर आप लोगों को समझ आ गया, जिसको बोलते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बहरहाल आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है ना, दैट इज द एटॉमिक मास। तो पहला मजेदार सा कॉन्सेप्ट था एटॉमिक नंबर। नंबर 2 पे चलते हैं, जहां पर हमने पढ़ना है अबाउट द एटॉमिक मास। तो क्या होता है एटॉमिक मास, तवज्जो से जरा सुनिएगा। व्हाट इज एटॉमिक मास। माशाल्लाह लाइन क्यों मेरी टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना अभी हम डिस्कस करने लगे हैं एटॉमिक मास। अच्छा ये क्या होता है एटॉमिक मास, जरा तवज्जो दीजिएगा। पहली बात, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो क्या होता है एटॉमिक मास, जरा तवज्जो दीजिएगा। एटॉमिक मास होता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक एटम में जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनको ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है एटॉमिक मास। और अभी मैंने आपको बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, जरा सुनिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं, ए से, और उसमें आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या आएगा, जी। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। माशाल्लाह ये तो हमारे पास एटॉमिक नंबर का फार्मूला आ गया, A इज इक्वल टू C प्लस एन। एटॉमिक मास का फार्मूला है C प्लस एन। तो क्या होता है एटॉमिक मास, एक एटम में जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है दोनों को जमा कर दें तो आपके पास जो चीज आएगी उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। बड़ी ही आसान बात थी। चलें जी, तो नंबर 3 वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द न्यूट्रॉन नंबर। दैट इज द न्यूट्रॉन नंबर। तो अभी आप इस बात को पता कर ही चुके होंगे कि क्या होता है न्यूट्रॉन नंबर। पहली बात याद रखना है एन से, कि इसको एन से शो करते हैं न्यूट्रॉन नंबर को। अच्छा ये होता क्या, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, एक एटम में जितने न्यूट्रॉन है ना उसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन नंबर। तो एक एटम में जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन नंबर। तो ये बात आप लोग अगर याद रख लें तो बड़ा ही मजा आ जाएगा कि एक एटम में जितने न्यूट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगली बात जो पीछे थोड़ी सी रह गई थी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो एक एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, इनको मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। बस ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, मैंने भी आपको बताया, प्रोटॉन, और साथ साथ इसके अंदर कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनको कुल मिलाकर क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। यानी जो न्यूट्रॉन में रहने वाले, सॉरी न्यूक्लियस में रहने वाले रिएक्शन वो क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। और उसमें दो दो चीजें आती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बहरहाल यहां तक आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो एटॉमिक नंबर मैंने भी आपको बताया, एक एटम में जितने प्रोटॉन हो उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एक एटम में जितने प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, और जितने न्यूट्रॉन हो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन नंबर। अगला कॉन्सेप्ट खासा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, एक एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या होता है एटम और आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। बड़ी ही टेक्निकल भाषा में मैं बात करूंगा तो जरा गौर से जरा सुनना। तो आपके पास एटम का सिंबल लिखना है एक्स। क्या सिंबल लिखना है एटम का, एक्स। बस ये बात आपने याद रखनी है कि एटम का सिंबल क्या होगा, एक्स। अच्छा ऊपर देखो, एबीसी कहां से शुरू होती है, ए से, खत्म कहां पर होती है, जी पर। तो आपने ए टू जी याद रखना है, ए टू जी। तो ए ऊपर आएगा और जी नीचे आएगा। तो ए क्या होता है, एटॉमिक मास। अभी मैंने आपको साइड पर बताया है कि जो आपके पास ए है वो आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास। ये देखें ए आपके पास क्या है, एटॉमिक मास। तो आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो ए है असल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस ए इज इन रियलिटी एटॉमिक मास। तो एक एलिमेंट है एक्स, तो उसके ऊपर वाली साइड पर, लेफ्ट साइड पर, ऊपर वाली साइड पर आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, और लेफ्ट साइड पर, नीचे वाली साइड पर आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। तो ये जो जी है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि जी जो है ये असल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो जो जी है वो है आपके पास एटॉमिक नंबर।
तो एटॉमिक नंबर जो है ना आप उसको नीचे वाली साइड पर लिखेंगे और एटॉमिक मास को आप ऊपर वाली साइड पर लिखेंगे। जरा तवज्जो दीजिएगा, एग्जाम्पल लें, जरा एक एग्जाम्पल लें। मान लें कि आपके पास एक एटम है हीलियम। हीलियम हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो है 4 तो ऊपर आएगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो है 2 तो नीचे आएगा। तो ये जो एक्स है असल में ये कोई एटम हो सकता है, हीलियम की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम वो 1 होता है। तो इस तरह से ये जो 1 है ऊपर वाला 1 है ये क्या होगा एटॉमिक मास, और जो नीचे वाला 1 है वो एटॉमिक नंबर। इस तरह ये जो 2 है ये एटॉमिक नंबर और ये जो 4 है ये होगा एटॉमिक मास। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। लास्ट बात, और वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा बस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो मैं ज़रा इसको ऊपर करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है एटॉमिक मास। तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ये मैंने लिखा हुआ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने बात याद रखनी है कि एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि आपके पास क्या है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास जो है ना वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जी से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन से। अब जरा बात तवज्जो से सुनिएगा भाई, देखो इस फार्मूले में ना हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू निकालने का फार्मूला जी प्लस एन। अगर मैंने जी की वैल्यू निकालनी है, एन इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो जी की वैल्यू क्या बनेगी, जी देखो मेरा फिरौन के जमाने का जी है, तो जी की वैल्यू क्या बनेगी, ए इधर पहले था, एन इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का, तो जी की वैल्यू क्या बनेगी, ए माइनस एन। तो खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ढूंढने हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फार्मूला क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू ए माइनस एन। या हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर Z प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो N इज इक्वल टू ए वहां पर पहले मौजूद था इधर Z माइनस हो गया, तो ये किसका फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो ये आज की आखिरी बात थी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, आपको हंसाना पड़ता है, लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, तो इस मेहनत को कुछ फल भी तो मिलना चाहिए ना। तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो फिर अपने साथ वाले बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दें, सिर्फ भाइयों के साथ, बहनों के साथ। तो ये आपका आज का लेक्चर था, आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं यहाँ से।